हेलो दोस्तों। आज देखते हैं 23 सितंबर का जो क्वेश्चन आया 23 सितंबर ग्रुप डी में, देखते हैं उसका एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। तो इसका देखते हैं। चिन्ह परिपाटी पहले बना लीजिए अवतल दर्पण का। मान लीजिए कि ये है, तो ये होता है ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस, और ये माइनस। सॉरी, अवतल दर्पण। तो ये हो जाएगा, ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण है। ये मान लीजिए कि ये थी ये चिन्ह परिपाटी, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, और ये प्लस। तो देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी ये समांतर रेखा, जब मुख अक्ष के समानांतर कोई समांतर किरणें जाती है तो वो फोकस से आकर गुजरती है, फिर इधर से फिर फोकस, यानी कि ये जो है फोकस दूरी यहाँ पे बन रहा है। तो ये फोकस क्या होगा, चिन्ह परिपाटी के इधर है, तो ये फोकस क्या होगा, तो ये ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना ऋणात्मक होती है, क्योंकि इनका फोकस दर्पण के सामने आपतित प्रकाश की दिशा में विपरीत दिशा में होती है। और कार्तिक जो चिन्ह परिपाटी अभी बताया ना, तो उसके अनुसार विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। जैसे कि जो है ना ये जो है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे ये अथी है निर्देशांक, जो अथी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े होंगे, तो ये हो जाता है ना, ये प्लस हो जाता है ना, ये माइनस हो जाता है, और ये प्लस, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस। तो मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण है नहीं, यहाँ अवतल दर्पण ऐसा कर दीजिए, तो ये क्या है ना, ये फोकस हो जाएगा। तो फोकस किधर है, तो माइनस की तरफ है, तो ये माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। उत्तल लेंस का तो देखते हैं। उत्तल लेंस का देखिए, उत्तल लेंस का जब कहाँ पे बोला है, उत्तल लेंस का फोकस पर बोला है। तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और रिपीटेड नहीं है तो इसका एक्सप्लेनेशन हम करवाए हैं पहले पहला वीडियो में। देखिए अगर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, और वस्तु अत्यधिक आवर्धित होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ये देख लीजिएगा। बोला है कि पहला है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पर। वस्तु वास्तविक, उल्टा, वास्तविक सॉरी अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। फिर है जैसे आगे बढ़िएगा दर्पण अथी लेंस के तरफ, तो यानी कि 2f के भी दूरी, मतलब अनंत और 2f के बीच, तो f1 और f2 के बीच बनेगा। ये बनेगा छोटा बनेगा, और वस्तु के वही वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। फिर अगला देख लेते हैं। अगर 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा, वस्तु के समान बनेगा, इसका आवर्धन 1 के बराबर होगा, ये वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। फिर आगे अगर यदि 2f1 और f2 के बीच हो तो ये 2f पर बनेगा, फिर आवर्धित बनेगा वस्तु से थोड़ा बड़ा, और ये वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर वस्तु f पर है तो अनंत पर बनेगा, वस्तु से अत्यधिक आवर्धित बनेगा, और ये बनेगा वस्तु से वास्तविक और उल्टा बनेगा। और एक सिचुएशन आता है जहाँ पे कि वस्तु आभासी और सीधा हो जाता है। वो सिचुएशन होता है कि फोकस और ध्रुव के मध्य हो, तो वस्तु क्या होता है, लेंस के पीछे बन जाता है। बस जो वथी है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है लेंस के पीछे बनता है और आवर्धित बनता है, और ये क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो उनमें से बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह घटना न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो देखते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम बोलता है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है कि नियम जड़त्व का नियम है। इसके अनुसार अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, अगर कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी जा रहा है स्पीड में, तो स्पीड में जा रहा है, तो उस पर अगर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो व्यक्ति बैठा हुआ है तो क्या होगा, व्यक्ति भी स्पीड में होगा। और जब व्यक्ति स्पीड में होगा और गाड़ी एकाएक रुकेगा, तो व्यक्ति को तो नहीं रोका ना, तो वो क्या रोका, गाड़ी को। तो व्यक्ति क्या होगा, आगे की ओर झुक ही जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड मोमेंटम बना हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 को दुगना कर दी जाए तो सार्वत्रिक नियतांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, सार्वत्रिक नियतांक g, देखिए f बराबर होता है m1, f बराबर होता है g m1 और m2 बटे r स्क्वायर। तो g पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 100 × 100 अगर है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि जी का मान अपरिवर्तित रहता है। आप जहाँ भी चल जाइए, सूरज पर चल जाइए, चांद पे चल जाइए, मंगल पे चल जाइए, पृथ्वी पर चल जाइए, इसका कोई कभी वैल्यू चेंज नहीं होता। वैल्यू चेंज होता है छोटी जी का वैल्यू चेंज होता है, और बड़ी जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 10 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला। और दुगना अगर करेगा ना तो उसका यानी फोर्स बढ़ेगा, फोर्स हो जाएगा 4 गुना, ना कि जी का मान। जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बढ़ता है ना तो घटता है। छोटी जी का मान बढ़ते घटते रहते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल की गणना करें। तो बल का गणना तो आसान है, F = ma, मास गुने एक्सलरेशन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ये जो है ना, क्रिस्टी कॉर्बेटी को चुना गया। किसे? क्रिस्टी कॉर्बेटी को चुना गया। ये मार्च, देखते हैं, मार्च 2025 में ग्रीस के क्रिस्टा नावारिनो में आयोजित IOC के 143वें सत्र के दौरान जिम्बाब्वे के क्रिस्टी, कहाँ के हैं ये, जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कॉर्बेटी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने दोनों पारियों में शतक लगाया। तो ये जो है ना, ऋषभ पंत लगाया। कौन लगाया? ऋषभ पंत। देखते हैं, 2025 में लीड्स इंग्लैंड के हेड 2025 में लीड्स इंग्लैंड के हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने पहली बार 134 रन और दूसरी बार 118 रन लगाए। रिकॉर्ड ऋषभ पंत टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी टाइप का क्वेश्चन था, मतलब ये हूबहू नहीं था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो देख लेते हैं, बोला कि 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 14 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है तो R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4 डॉट आगे तक जितना भी प्रति रेसिस्टेंस हो। तो देखते हैं इसका टोटल जोड़िएगा तो ये 40 आ जाएगा। जून 2025 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का रैंक क्या था। तो देखिए सूचकांक भी ये पूछ रहा है, तो सूचकांक का एक वीडियो बनाया, उसको जाकर देख सकते हैं। 99 क्या है, ये 99 है। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा UNSDSN द्वारा जारी SDG रिपोर्ट 2025 में भारत जो है 167 देशों में 99 स्थान हासिल किया। ELI योजना के संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में थे। ELI है ये एम्प्लॉय लिंक इनिशिएटिव, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के लिए अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है। तो ये भारतीय RBI ने अपना नया कार्यालय जो है विजयवाड़ा में स्थापित किया है। जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला श्वेत अपक्षेप कौन सा पदार्थ होता है। तो देखते हैं इसका, मतलब जब रासायनिक जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 विलयन में अभिक्रिया करते हैं तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो होते हैं और ऐसे अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या चीज, अब क्षेपण अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। देखते हैं ये जो है, तो श्वेत बनने वाला जो अपक्षेप थे बेरियम सल्फेट, इसका समीकरण देखते हैं। जैसे कि Na2SO4 और बाद BaCl2, तो बेरियम जो है ये क्या है, BaSO4 बनाएगा और NaCl2 बनाएगा। ये लवण है, ये सॉलिड है।
तो ये क्या होगा, बेरियम जो है सोडियम से अभी अधिक क्रियाशील है। जब तक अगर मतलब अगर दो इक्वल डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो जब तक एक कम अभिक्रियाशील और एक अधिक क्रियाशील, अगर दोनों अथी है, अगर सोडियम अधिक क्रियाशील होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। देखिए आगे, बेरियम सल्फाइड पानी में घुलनशील होता है, इसीलिए यह श्वेत अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, और NaCl पानी घुलनशील रहता है और विलयन में ही विलय हो जाता है। बेरियम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेविड असजलाई को उसके किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया फ्लैश के लिए। किसके लिए? फ्लैश के लिए। यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्या जी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं कॉपर टी का उपयोग किसके बचाव के लिए किया जाता है? तो ये कॉपर टी का उपयोग किया जाता है गर्भधारण के लिए। किसके लिए? गर्भधारण के लिए। गर्भधारण यानी कि कॉपर टी इसलिए लगाया जाता है कि गर्भधारण ना हो। क्या करता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब है उसमें कॉपर टी यानी कि उसको बस दबा देता है, जिससे कि अंडा अंडा जो निकलता है वो मतलब शुक्राणु से निषेचन ना कर सके, और जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? गर्भधारण नहीं होगा। यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 300 हर्ट्ज है और ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर बी बराबर एफ लेमडा होता है। तो ये देख लेते हैं। तो लेमडा यानी कि 1 मीटर, और उसको बाद इसको अगर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर को 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया शशिकांत दास को। किनको नियुक्त किए हैं? शशिकांत दास को। पौधे में पेरेनकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? कल ही जो वीडियो बना उसी में पेरेनकाइमा को स्क्लेरेनकाइमा कोलेनकाइमा तीनों के बारे में बताया था। तो ये क्या है? भोजन का भंडारण करता है पेरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा पौधे में, देखिए पेरेनकाइमा उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। इस उत्तक का कोशिकाएं प्रायः गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजीय होता है। इस उत्तक का कोशिका बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं। यह उत्तक सभी कोमल भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोमल भाग में। और उत्तक जाइलम फ्लोएम का निर्माण में भी भाग लेते हैं। पेरेनकाइमा कुछ पेरेनकाइमा का इसका मुख्य का प्रधान भोज्य पदार्थ का जमा रखना है। कुछ पेरेनकाइमा ऊतक को कोलेस्ट्रॉल क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ऊतक में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और यही पेरेनकाइमा जो है वायु ऊतक में बदल जाता है, जिससे जलीय पौधा जो है तैरने में मदद करता है। देख लीजिए कोलेनकाइमा, यह ऊतक जो है कोलेनकाइमा जो है, यह ऊतक सभी जीवित कोशिका का बना होता है। ये भी जीवित कोशिका बना होता है, लेकिन कोशिका के बीच खाली स्थान बहुत कम होते हैं। इनकी लंबी और नियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। सेल्यूलोज की अधिकता के कारण इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। क्या होता है? सेल्यूलोज की अधिकता के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह केवल कमजोर पौधे में पाया जाता है, जैसे लत्ता हो जाता है, कोई भी चीज़ का लत जो कि मतलब लचीला पूरा हो, जैसे कद्दू, खीरा, ये सब का जो लत्ता है इस पौधे का प्रत्यास्था प्रदान करता है या लचीला प्रदान करता है। बड़े वृक्ष में यह उत्तक का अभाव रहता है। अगर बड़े वृक्ष में उत्तक इसका मतलब प्रचुरता रहेगा तो वो भी मुलायम हो जाता है, और बड़ा होगा तो तुरंत टूट जाएगा। यह कभी हरित लवक में भी पाए जाते हैं, जिसके कुछ मात्रा प्रकाश संश्लेषण भोज्य तैयार करते हैं। अगला देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा का मुख्य कार्य यह मृत कोशिका के बने होते हैं। सांकरी, मोटी और कोशिका भित्ति वाले होते हैं। इस ऊतक के कोशिका के बीच खाली जगह नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा के बीच खाली जगह नहीं होता। इस ऊतक के कोशिका में लिग्निन नामक एक रसायन पाया जाता है, जो कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। यह बीज के फलों के ऊपरी मजबूती प्रदान करता है, जैसे जूट, स्नायु, पटसन आदि में जो पाया जाता है कोशिका, वो स्क्लेरेनकाइमा का होता है।
यह पौधा का आंतरिक सहायता पहुंचाते हैं जैसे कि आंतरिक भाग सुरक्षित रहो। अगला क्वेश्चन है, मेंथा चक्रवात से आंध्र प्रदेश के किस जिले में अधिक प्रभाव हुआ? ये प्रभाव हुआ था काकीनाडा से। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2029 में प्रस्तावित किस मिशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग समझौता किया? तो इसरो जो है 2029 में प्रस्तावित क्षुद्र ग्रह एपीफिस के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ समझौता किया। इस मिशन का आधिकारिक नाम जो है रामसेस है, रामसेस रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, रामसेस का। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 में किन किन मौजूदा अधिनियमों में संशोधन किया गया? तो बैंकिंग का देखते हैं। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, और अगला है बैंकिंग कंपनी का अधिग्रहण और स्थानांतरण अधिनियम 1970 और 1980। देखते हैं, संशोधन का मुख्य उद्देश्य है कि जमाकर्ता सुरक्षा, नामांकन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता को बढ़ाना, रिपोर्टिंग एवं ऑडिटिंग मानकों में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, वक्फ अधिनियम का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? तो ये पहले भी पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये है संयुक्त वक्फ प्रबंधन आधिकारिक क्षमता विकास अधिनियम। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो ये टेंडन कहते हैं। अस्थि को मांसपेशी से जो जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं, और अस्थि से जो जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट, BLB, बोन टू बोन उसे लिगामेंट कहते हैं, मसल्स टू बोन उसे टेंडन कहते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा ब्राजील में। कहाँ? तो ये ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। संतान का लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये संतान का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से किया जाता है, क्योंकि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। माता पिता के पास XX और पिता के पास XY होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे माता के पास XX है और फादर के बाद XY है। अगर XX मिला तो ये बेटी, और X और Y मिला, अगर माता का X और पिता का Y अगर मिला तो ये होगा बेटा। तो लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, ना कि माता के गुणसूत्र पर। पिता के गुणसूत्र में होता है X और Y, जो कि डिपेंड करता है लिंग निर्धारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, भौतिक कार्य को बल के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ये होता है W बराबर FS। क्या होता है? W बराबर FS। F बल और S डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य है अपशिष्ट पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। जैसे कि देख लेते हैं इसका, ये है ये है ब्लड में होता है प्लाज्मा जो 55% होता है, जो कि देखिए ब्लड में प्लाज्मा कितना 55% होता है। रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स जो होते हैं 0.01% होता है। इसमें होता है वाइट ब्लड सेल्स जो है अबाउट 4%। इसमें लिम्फोसाइट्स बेसोफिल इसोफिल होता है, मोनोकोट होता है, और बाद न्यूट्रोफिल्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में जो है एल्ब्यूमिन, प्रोटीन में इसमें होता है एल्ब्यूमिन होता है, लिपिड्स भी होता है, और बाद सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट इंजाइम्स और साल्ट सब पाया जाता है। देखते हैं मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्लाज्मा पोषक तत्वों का परिवहन करना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा आदि का शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला है हार्मोन्स का परिवहन करना, जैसे इंडोक्राइन ग्रंथि जो
हार्मोन्स का भी परिवहन जो प्लाज्मा के द्वारा होता है। एंडोक्राइन जो एंडोक्राइन ग्रंथि जो होता है निकलने में जो हार्मोन्स का अंगों तक ले जाना। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी करता है, जैसे यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि उत्सर्जन अंगों, किडनी, फेफड़ा तक पहुंचाता है। रक्त का आयतन और दबाव बनाए रखता है। प्रतिरक्षा में सहायता करता है। एंटीबॉडी के माध्यम से रोगों को सुरक्षा पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है और इसे अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। जैसे कि सोडियम, तो देख लीजिएगा, सोडियम नाइट्रोजन नाइट्राइड क्या चीज था, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से बनाकर बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। यदि वस्तु को लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v बराबर क्या होगा? 1/f और प्लस 1/u। अब आगे देखें, तो ये 1/f तो माइनस 1/15 और माइनस 1/10। अब इसका एलसीएम 30, तो ये 2 -2 और -3, तो ये -5 और 5/, देखिए क्या होगा, 5 - 5/30, तो ये क्या होगा? -6, यानी कि -6 होता है। तो -6, तो 6 माइनस क्या दर्शाएगा? यानी कि माइनस दर्शाएगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपोजिट साइड बन रहा है, यानी कि पीछे। और तो प्रतिबिंब जब पीछे बनेगा तो क्या होगा? आभासी, सीधा और छोटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु है? तो ये धातु तांबा है। कौन सा है? तो तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की प्रकृति निम्नलिखित में किस संबंध के बारे में विकल्प थी संबंध? तो धातुएं क्षणभंगुर और धातु की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो धातु क्षणभंगुर नहीं होते हैं। धातु विद्युत और कुचालक नहीं सुचालक होते हैं। धातु आघातवर्ध और तन्य होते हैं। हाँ, आघातवर्ध और तन्य होते हैं। धातु समानता पर हमेशा गैस के रूप में, नहीं तो ये ठोस के रूप में होता है। इसका देख लेते हैं भौतिक गुण। पहले भौतिक गुण लगते हैं। भौतिक गुण, धातु चमकदार होती है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यह तन्य होता है, इसके पतले चादर बनाए जा सकते हैं, और ये आघातवर्ध होते हैं। आघातवर्ध मतलब पीट पीट का चादर, और ये मजबूत कठोर भी होते हैं। धात्विक अधिक होता है और धनात्मक होता है। धातु जो है धनात्मक आर होते हैं। इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होती है। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाती है। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। और आगे है, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस छोड़ती, हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। जल से अभिक्रिया करके जल के साथ यह तीव्र अभिक्रिया करती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। पारा जो अपवाद में है, पारा जैसे तरल धातु है। सोडियम और पोटेशियम मुलायम है, जैसे सोडियम को चाकू से भी काटा जाता है। शीशा जो है कम तन्य होता है। शीशा को मतलब हल्का सा टूट जाता है। और जिंक जो है भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? धारा प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। सही है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। बंद परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा। हाँ, बंद परिपथ में बल्ब जलता है, क्योंकि जो है बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए बल्ब जलता है। विद्युत परिपथ खुले होने पर धारा प्रवाहित नहीं होती, नहीं होता है। उपरोक्त
इसलिए ऑप्शन बी सही है। ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध R नियमित रखा जाए और विभवांतर V को आधा कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होता है? तो V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR। अगर विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो करंट जो भी है वो भी आधा हो जाएगा। करंट भी क्या होगा? आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन और नमी दोनों है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिससे कि ऑक्सीजन और जल नमी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो ये 38 है। कितना? 38 है। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग का थीम क्या है? तो थीम है वी कैन इंड टीबी, कोमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। क्या है? हाँ, हम जो है टीबी को समाप्त कर सकते हैं। और टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन वनों और पेड़ों की रक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका स्टार्ट किए थे। विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या है? तो विश्व मलेरिया दिवस का थीम है मलेरिया हमारे साथ खत्म होगा, पुनर्वेश और पुनर्कल्पना और पुनर्जागरण किया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, इसका भी जो इम्पोर्टेंट डेट है और थीम अपडेट जो 2025 का लास्ट दिसंबर तक का वीडियो भी बना है, तो देख सकते हैं जाके। सतत विकास इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग का स्कोर कितना है? तो ये सतत विकास 2025 में 99 और स्कोर किए थे 66। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किस एशिया टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में सबसे अधिक सिंगल टेनिस का खिताब जीता है? तो ली ना जीते हैं, चीन के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ये पोटेशियम है। कौन सा है? तो पोटेशियम। मार्च 2025 तक भारत प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो ये माधवी पुरीबुच। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा? तो ये DRDO के द्वारा किया गया। नाग ATGM का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा जनवरी 2025 में इसका परीक्षण किया गया। संतुलित कीजिए समीकरण का। तो देखिए, संतुलित पहले कर लेते, इधर कैल्शियम 1, इधर कैल्शियम भी 1। ये पहले एक्स हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है हाइड्रोजन, तो पहले हाइड्रोजन को 2 कर दीजिए। फिर देखिए, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2, तो क्लोरीन इधर 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 है। और इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन देखिए O यहाँ पे 2 और इधर जल के साथ 1 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन। और इधर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 1 और जेड के पास भी 1, तो क्या हो जाएगा? Z1 और X2 YJ1 और Z1। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेलगामी कर्नाटक में। इसका भी वीडियो बनाए। लगभग 50 गो सैन्य अभ्यास जो मतलब 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है, कौन सा सेना की है, कौन सेना के साथ, उसमें कौन भाग लिए हैं, सब जाके देख सकते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स निम्नलिखित में कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 3रा स्थान है। आकाश नीला रंग मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विभिन्न आर्थिक अनुमानों के अनुसार 2026 तक भारत में GDP लगभग कितना ट्रिलियन हो जाएगा? तो ये अनुमान लगाया गया कितना? $4.5 ट्रिलियन। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गाय प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है? तो रेड सिंगी। किसका? रेड सिंगी का। अगला क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 वस्तुएं 1 मीटर की दूरी के बीच लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा?
तो गुरुत्वाकर्षण कल पहले भी बताए थे, जी का मान जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी का मान देख लीजिए, ये होगा 6.7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। न्यूटन मीटर, ये गलती किया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है जी का मान। यहाँ पे देख लीजिए। ओ एफ, तो एफ यानी कि ये हो जाएगा आपका 6, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, एफ हो जाएगा। अगर एफ निकालिएगा एफ का वैल्यू तो 6.67 गुने 10⁻⁻7 न्यूटन होगा। अगला कोशिका केंद्र की खोज 1831 में किसके द्वारा की गई? तो 1831 में ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया कोशिका का खोज। अतिरिक्त देख रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका का थी मृत कोशिका का खोज किया जो कॉर्क में था। एंटोबानी ल्यूमेन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाएं जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में देखी थी। और रुडोल्फ विर्चाउ ने नई कोशिकाएं सबसे पहले मौजूद कोशिकाओं में बना इसके का खोज की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को।